साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 31 और 32 के बारे में। हमने पॉलिटी को स्टार्ट किया था प्रस्तावना से और मूल अधिकार के बारे में जाना था स्टार्टिंग में। मूल अधिकार अधिकार क्या है, अधिकार की क्या इम्पोर्टेंस है, फिर मूल अधिकार के बारे में जाना, मूल अधिकार के उद्देश्य क्या क्यों जरूरी है, और आर्टिकल 12 से अभी हम 31 आज पढ़ेंगे। 31 और 32 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 31 में क्या है, क्या अभी है वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 31 एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अनुच्छेद 31 जो कि पहले ओरिजिनली संविधान में, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी यह फंडामेंटल राइट नहीं है। संपत्ति का अधिकार अभी फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है नहीं है। शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे, जिसमें 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत और आर्टिकल 19(1)(f) के तहत। लेकिन अभी यह एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन 44th CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978, कैसे याद रखेंगे इसको, 4 कितना होता है जोड़ के, 4 और 4 8, यहाँ पर 8 होगा। तो 1978 में हुआ 44वां और 46वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रस्तावना में SSI शब्द जोड़ा गया। ये प्रस्तावना वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग वीडियो है। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी जोड़ा गया, 3 शब्द, ठीक है। और 46वां कब हुआ? 1978 में नहीं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं और प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही हुआ है। ये कब हुआ? 42वां 4 और 2 कितना होता है जोड़कर, 4 + 2 6, यानी कि 1976 में। इसे याद रखने का तरीका है ये। तो अनुच्छेद 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिपील्ड कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। अब यह भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक लीगल राइट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार इसलिए है क्योंकि बिना कानून के, बिना बेवजह, बिना जो लॉ हमारे देश में एग्जिस्ट करता है कि संपत्ति को कैसे अधिग्रहित किया जाए, तो उसके बिना आप किसी का संपत्ति नहीं ले सकते, इसलिए एक संवैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है। जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट, यानी कि FR मतलब फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार था। किस आर्टिकल के तहत? 19(1)(f) और 31 के तहत, जिसमें आर्टिकल 19(1)(f) या 19(1)(च) में कहा गया था प्रत्येक नागरिक को, ये केवल नागरिक को अधिकार प्राप्त था, विदेशी को नहीं, केवल सिटीजन को प्राप्त था। पहले की बात करें, उसमें कहा गया था कि एवरी सिटीजन, यानी प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण मतलब खरीदना, बेचना, उसको होल्ड करके रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 31 में क्या कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक, को अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। उसकी अपनी संपत्ति वो बेचे या ना बेचे, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। ओके, तो ये था आर्टिकल 19(1)(f) और 31। तो संपत्ति का अधिकार को हटाया क्यों गया मूल अधिकार से? इसमें रीजन है लैंड रिफॉर्म। शुरू में जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे इंडिया में, तो जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जमींदारी सिस्टम क्या है? जमींदारी सिस्टम में यहाँ पर मान लीजिए EIC है, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, बीच में आ जाएगा जमींदार बहुत सारा, और जमींदार किससे टैक्स वसूलेगा? किसान से। तो किसान और कंपनी के बीच जमींदार था जो टैक्स वसूली का काम करता था किसान से, और किसान से अविवेकपूर्ण ढंग से, मनमानी पूर्ण ढंग से टैक्स वसूलता था बिना कोई लिमिटेशन का। इसीलिए तो किसान नाराज़ थे कंपनी से, किसानों से, कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों से। तो जमींदारी सिस्टम था उसमें,
तो ये था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। तो जब सरकार का गठन हुआ तो न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे रोड्स बनाना है, सड़क बनाना है, रेलवे एस्टेब्लिश करना है, इंडस्ट्री बनाना है, बिजली उद्योग बनाना है, बिजली घर पावर प्लांट बनाना है, तो इसी के लिए हमें ज़मीन चाहिए। लैंड रिफॉर्म करने की बात यही हो, किसी के पास लैंड सीलिंग भी किया गया। लैंड सीलिंग मतलब कि एक व्यक्ति कितना अधिकतम ज़मीन खरीद रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, ये वगैरह। तो सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य क्या करती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो निजी स्वामित्व की ज़मीन है उसको एनेक्स करना, अधिग्रहण करना स्टार्ट किया। तो हालांकि था ये मूल अधिकार, राइट टू संपत्ति, कि एक व्यक्ति कितना भी संपत्ति अधिकार कर सकता है, उसके ये डिपेंड करता है अपने पर। तो इसीलिए कहा गया, सभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ने लगे आर्टिकल 32 को लेकर। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सभी लोग उनके निजी व्यक्ति को जब हड़पना स्टार्ट हुआ सरकार के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक कामों के लिए, तो सभी लोग आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। कहा मेरा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, बचाइए हमें। तो ऐसी बाधाएं उत्पन्न हुई, तभी ये आर्टिकल 32 को आर्टिकल 31 को अल्टीमेटली मूल अधिकार से हटा दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट भी 1973 के केशवानंद भारती में ये नहीं माना कि संपत्ति का अधिकार एक मूल ढांचा का यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाव नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 में एक चर्चित केस है जिसमें कहा गया मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट सामने आता है, बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें कहा गया कि संसद संविधान में भी संशोधन कर सकती है, संविधान में भी, प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ये ध्यान में रहे, यह ध्यान में रखते हुए कि संविधान के मूल्यों यानी कि मूल ढांचा जो संविधान में है उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसका हनन ना हो। तो भला ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा संविधान का, जैसे कि समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, वोट देने की स्वतंत्रता हो गया, वगैरह वगैरह। तो हालांकि एक लिस्ट है, नहीं अभी वर्तमान में, और विभिन्न केसों के द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको शामिल किया जाता है कि ये मूल ढांचा है, ये संविधान का बेसिक, जैसे धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा है, इस टाइप का। ओके, तो मूल ढांचा अभी कोई डिफाइन नहीं है, वो हर एक अलग अलग केस में उसको एड ऑन किया जाता है कि ये मूल ढांचा है संविधान का, इसको संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता। जैसे न्यायिक समीक्षा क्या है, मूल ढांचा का भाग है। आर्टिकल 30 क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यानी कि जो अल्पसंख्यक की शैक्षणिक संस्था वगैरह है उसको यदि सरकार या राज्य हड़पती है, उसको अर्जित करती है सार्वजनिक उद्देश्यों के कामों के लिए, तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे ही नहीं, उचित मुआवजा बाजार प्राइस पर उसको कीमत दिया जाएगा। ये कब लाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एड किया गया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 31 तो अस्तित्व नहीं है, अभी अस्तित्व में है आर्टिकल 31A, 31B और 31C। ये तीनों अलग ही आर्टिकल है। 31 क्लाउज ए नहीं है, 31A अलग ही आर्टिकल है। तो आर्टिकल 31A के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लाउज नहीं है, गलत लिखा गया यहाँ पर, 31A इस प्रकार लिखना है आपको, ठीक है, नोट कीजिए। तो आर्टिकल 31A में कब लाया गया, ये पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 यानी 1951 के द्वारा ये संविधान में ऐड किया गया। और उस समय हमारे देश में राइट टू प्रॉपर्टी एक मूल अधिकार ही था, ठीक है। तो आर्टिकल 31A में कहा गया है, यदि राज्य या सरकार या स्टेट किसी की प्रॉपर्टी को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करती है, अर्जित करती है, जैसे रोड्स बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, और वहाँ पर मान लीजिए खनिज संपदा मिल गया तो उसको माइनिंग करने के लिए अर्जित करती है, तो वो आर्टिकल 13, 14 और 19 का हनन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार को कम करता है। तो यहाँ पर तो मूल अधिकार को कम कर रहा आर्टिकल, राइट टू प्रॉपर्टी को। उस समय तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार। तो उसमें 31A में साफ साफ कहा गया कि यदि हमारा लक्ष्य, उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य हो, सार्वजनिक कल्याण हो, लोकहित हो, तो हम किसी के प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करते हैं
तो वो आर्टिकल 14, 19 और 13 का हनन वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब उद्देश्य होना चाहिए सार्वजनिक। राज्य यदि कृषि योग्य भूमि को, यानी कि कोई किसान किसी खेत में अपने खेती करता है, उसकी भूमि को अधिग्रहित करता है अन्य पर्पस के लिए, कोई भी पर्पस के लिए, चाहे सार्वजनिक उद्देश्य क्यों ना हो, तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा, पर्याप्त मुआवजा, बाजार के प्राइस पर, वो भी मार्केट प्राइस पर। ओके, बाकी जितने भी भूमि है उसको यदि राज्य अधिग्रहित करता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको मुआवजा मिलेगा ही, लेकिन यदि आप वहाँ पर खेती किया जा रहा है तो अवश्य मिलेगा, ये जान लीजिए। संपत्ति का अधिकार वर्तमान स्थिति क्या है? ये एक लीगल राइट है, LR मतलब कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, तो दोनों है। ओके, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इसको बिना संविधान में संशोधन के संसद के साधारण कानून के द्वारा इसमें जो प्रोविज़न वगैरह है उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यदि हमारे यदि संपत्ति के अधिकार को हनन किया जाता है किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा, तो क्या वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं। आर्टिकल 32 एक मूल अधिकार है, इसमें कहा गया यदि किसी व्यक्ति के दूसरे मूल अधिकार आर्टिकल 32 के अलावा कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति डायरेक्टली कहाँ अप्रोच कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, इसलिए हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हालांकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, एक बात नोट करने वाली है, PT फैक्ट भी पूछा जा सकता है इससे। यदि स्टेट, राज्य या सरकार, राज्य क्या है आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आर्टिकल 12 में हमने बताया डिटेल्स में, इसके देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। राज्य क्या है आर्टिकल 12 वाले वीडियो में हमने बताया है। तो राज्य या स्टेट किसी के निजी संपत्ति को ग्रहित करती है ना, अधिग्रहित करती है सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो हर्जाना या मुआवजा देगी ही सरकार या स्टेट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बट 17वां संविधान संशोधन 1964 में क्या कहा गया? CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, कहा गया कि आर्टिकल 30 में के द्वारा इस्टेब्लिश अल्पसंख्यक संस्था, अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, पाद वगैरह वगैरह, आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्था बनाया जाता है उसको राज्य चाहे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लोकहित में ही क्यों ना कब्जा करे या अधिग्रहित करे, एनेक्स करे, उसको उचित मुआवजा देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, बाजार प्राइस पर। ओके, ये ध्यान में रखनी है। और 31A में कहा गया है यदि राज्य कृषि भूमि यानी किसानों की भूमि जिस पर खेती की जाती है हर साल उसको अधिग्रहित करती है तो उसको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। बाकी इन दोनों कंडीशन के अलावा किसी निजी संपत्ति को सरकार लेती है तो हर्जाना दिया ही जाए ये जरूरी नहीं है। आर्टिकल 31B, अनुच्छेद 31B, आर्टिकल 31B में कहा गया है, क्या कहा गया है? ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा स्थापित किया गया है, और पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही 9th शेड्यूल ऐड किया गया संविधान में, पहले नहीं था, पहले तो 8 ही अनुसूची थी संविधान में ओरिजिनली। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी कानून मतलब कोई भी सरकार के द्वारा जो लॉ पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, या रेगुलेशन, विनियम या प्रोविज़न, प्रावधान को 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए या रख दिया जाए तो वो न्यायिक समीक्षा से परे होगा, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है अगर कोई भी लॉ सरकार पारित करती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसको देखे कि संविधान के अनुकूल है कि नहीं, संविधान के मूल्यों के अनुकूल है या नहीं। यदि संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड, अमान्य घोषित, अवैध घोषित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसलिए कहा गया, इसमें सरकार के द्वारा कहा गया कि हम यदि किसी भी प्रोविज़न, लॉ या कुछ भी को
आदेश को ही, प्रोविज़न को ही या रेगुलेशन को ही 9th शेड्यूल में रख देंगे तो उसका मतलब है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है कि संविधान के मूल्यों के अनुकूल है या नहीं, चाहे वह कानून फंडामेंटल राइट को कम करे या उसका हनन ही क्यों ना करे। तो ये 31B में कहा गया था। लेकिन इसमें कहा गया था कि 9th शेड्यूल बेसिकली जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का अस्तित्व आया, एग्जिस्ट सामने आया, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट। इसी में तो कहा गया था कि मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, संविधान को संशोधित कर सकती है पार्लियामेंट। इसमें कहा गया कि 9th शेड्यूल में भी डाले गए जो लॉ वगैरह हैं उसको भी चुनौती दी जा सकती है। बामन राव केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 इसी दिन को केशवानंद भारती केस आया था। केबीसी मतलब केशवानंद भारती केस। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी लॉ रेगुलेशन 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उसको वो सब के सब मूल ढांचा है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, मूल ढांचे के भाग है, इसलिए उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो लॉ हैं वो भले ही न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा उसका, लेकिन इसके बाद जो एड ऑन किया गया उसका किया जाएगा। फिर 2007 में IR कोहिल्लो केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू मूल ढांचा ही है, संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। इसलिए चाहे आप 9th शेड्यूल में ही किसी प्रोविज़न या लॉ को डाल दें वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, स्टेटस, कि 9th शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि अदर स्टेट में भी, अलग अलग स्टेट में एक व्यक्ति कितना ज़मीन होल्ड करके रख सकता है, पर्सनली कितना खरीद सकता है, इस पर एक सीलिंग लिमिट होता है। जैसे बिहार में क्या है, एक व्यक्ति 15 एकड़ अधिकतम ज़मीन खरीद सकती है, एक लिमिटेशन है, यानी कि 24 बीघा। एक व्यक्ति के नाम पर 24 बीघा से अधिक ज़मीन नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो भूमि का संकेंद्रण ना हो। आर्टिकल 31C क्या है ये 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ऐड किया गया संविधान में। जब मूल अधिकार हमारे देश में एक मूल संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उसके पहले ही ऐड किया गया था। इसमें कहा गया कि कोई भी कानून या लॉ जो डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं सरकार को कि ये सब के संबंध में आप काम कर सकते हैं। मूल अधिकार नहीं है और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है। एक निर्देश है कि एडवाइस टाइप का है, सरकार को संविधान के सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा दिया गया कि आने वाले फ्यूचर में ये सब काम करना है आप लोगों को। ठीक है, तो निर्देश का लिस्ट है इसमें, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के लिए, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए। डीपीएसपी में कहा गया कि कोई भी कानून जो डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और 39C जो कि भाग 4 में है को लागू करने के लिए लाया गया है, वो कानून यदि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन भी करे, कम भी करे, तो भी उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब 39B और 39C में जो बातें लिखी है इसको हम यदि लागू करवाना चाहते हैं तो कोई लॉ बनाना पड़ेगा। यदि कोई लॉ हम बनाते हैं जिसका उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 39B और 39C को पूर्ति करना, तो यदि इस लॉ से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 13 का उल्लंघन भी होता है तो भी वो अमान्य घोषित नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। इसलिए कहा जाता है कि इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 31C में मूल अधिकार क्या हो जाता है, मूल अधिकार से अधिक पावरफुल हो जाता है डीपीएसपी, क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकार नहीं चलता है, डीपीएसपी चलता है। इसलिए कहा जाता है जनरली जहाँ आर्टिकल 31C आता है वहाँ पर आर्टिकल 13 स्वतः गायब हो जाता है। आर्टिकल 13 में कहा गया कि कोई भी जो कानून है वो संविधान के मूल अधिकार को ब्रीच करती है, कम करती है, हनन करती है, कटौती करती है, तो वो अपने आप
शून्य घोषित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किस में? आर्टिकल 31C में। आर्टिकल 31C में कहा गया है कि कोई भी जो स्टेट है कानून पारित करती है, प्रोविज़न रेगुलेशन पारित करती है, जो DPSP के आर्टिकल 39B और 39C को लागू करती है, तो उस संबंध में यदि आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन भी होता है, आर्टिकल 13 का उल्लंघन भी होता है, तो भी वह अमान्य घोषित नहीं होगा। आर्टिकल 39B में कहा गया कि समुदाय के हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण। जैसे हमारे देश में बहुत सारा भौतिक संसाधन है, भूमि है ना, तो यदि भूमि का समान वितरण सरकार करना चाहती है, संकेंद्रण को हटाना चाहती है, किसी एक व्यक्ति पर भूमि ना रहे, ऐसा कानून पारित करना चाहती है, तो वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन नहीं करेगी। आर्टिकल 39C में कहा गया संसाधनों का संकेंद्रण नहीं। जैसे सीलिंग लिमिट लगाया गया बिहार में कि एक व्यक्ति होल्ड कर सकता है 15 एकड़ जमीन, यानी 24 बीघा, इससे अधिक नहीं। तो संकेंद्रण से रोकना, ताकि समाज में क्या समानता व्याप्त रहे। 39A में कहा गया कि सभी व्यक्ति को पर्याप्त आजीविका के साधन होने चाहिए, उनको उन पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये था आर्टिकल 31C। आगे पढ़ेंगे रीट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगला जो वीडियो होगा उसमें मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 32 रीट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। और 33, 34, 35 आर्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे।